रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर थर। आपके पाठ्य पुस्तक में भर बोल के आया है, पुलकावली थर। देखिए, रिम झिम क्या कुछ कहते हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। देखिए, यहाँ पर भर कहकर आया है, लेकिन थर थर लिख लेना है आपको। वहाँ पर गलती से आ गया है प्रिंटिंग भर बोल के, यहाँ पर थर लिख लेना है आपको। देखिए, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। देखिए, वर्षा के बूंदों के स्वर, रिम झिम वर्षा के बूंदों के स्वर। स्वर माने आवाज, स्वर माने आवाज। वर्षा की बूंदों की आवाज। देखिए, रिम झिम क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर। वर्षा के बूंदे रिम झिम कहकर स्वर आवाज करते हैं। हमसे क्या कहना चाहते हैं? रिम झिम कहकर आवाज करते हमसे क्या कहना चाहते हैं? वर्षा के बूंदे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। देखिए, रोम सिहर उठता है, रोम सिहर उठता है, छूते हुए भीतर अंतर। देखिए, यहाँ पर भीतर, भीतर का अर्थ है अंदर, लेकिन इस कविता में भीतर और अंतर, अंतर का अर्थ है भेद हिंदी में, लेकिन इस कविता में भीतर का अर्थ बाहर है, अंतर का अर्थ अंदर है, अंदर है। सिर्फ इस कविता में ही हिंदी में भीतर का अर्थ है कि अंदर, अंदर। अंतर का अर्थ है भेद, लेकिन इस कविता में भीतर का अर्थ है, देखिए, बाहर, और अंतर का अर्थ है अंदर। ध्यान में रखने की बात है। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। देखिए, जब बारिश होती है, बारिश ये होती है, बारिश के बूंदे अपने शरीर पर पड़ने पर, त्वचा पर पड़ने पर पुलकित हो जाते हैं। ठंड से पुलकित हो जाते हैं, हाँ कहते हैं, माने शरीर पुलकित हो जाता है और मन भी पुलकित हो जाता है, मन भी
पुलकित हो जाता है। यही कवि कहते हैं, रोम सिहर उठते छूते में भीतर अंतर। वर्षा के बूंदे पड़ने पर अपना शरीर पुलकित हो जाता है। सब लोग बारिश के बूंदे पड़ने पर बारिश हो रही है कहकर शरीर पुलकित हो जाता है। उसी तरह मन भी पुलकित हो जाता है, मन भी पुलकित हो शरीर पुलकित होता है और मन भी पुलकित हो जाता है। रोम सिहर उठता है कहकर भी हम लिख सकते हैं, या शरीर पुलकित हो जाता है और मन भी पुलकित हो जाता है कहकर भी लिख सकते हैं। रोम सिहर उठते छूते में भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धाराओं पर धाराएं, धारा का अर्थ है पानी। पानी, जल, वारी, नीर, सभी का अर्थ पानी ही है। धारा का अर्थ पानी ही। यहाँ पर कवि ने कहा, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धारा का अर्थ है पानी, लेकिन ये कौन सा पानी है, ये कौन सा पानी है, इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। देखिए, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। यहाँ पर धाराओं पर धाराएं माने पहला धारा का अर्थ है, पहला धारा का अर्थ है धरती पर रहने वाला पानी। धरती पर रहने वाला पानी, धरती पर रहने वाला पानी माने सागर का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो या गड्ढे में का पानी हो, कुछ भी धरती पर रहने वाला पानी को यहाँ पर धाराओं कहा गया है। धाराओं पर धाराएं, धाराएं का अर्थ है, दूसरा धारा का अर्थ है, दूसरा धारा का अर्थ है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी, वर्षा का पानी। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। देखिए, पहला धारा का धारा का अर्थ है पानी, धारा, लेकिन ये धाराओं पर धाराओं कहा गया है। धाराओं का अर्थ है धरती पर रहने वाला पानी, सागर का पानी हो, नदी का पानी हो या तालाब का पानी हो या गड्ढे का पानी हो या कुएं में का पानी हो, कोई भी पानी को, धरती पर रहने वाले पानी को यहाँ पर धाराओं कहा गया है। और धाराएं माने वर्षा का पानी, मेघों से बरसने वाला पानी, ऊपर बादलों से बरसने वाला पानी को धाराएं कहा। पहला धारा का अर्थ धरती पर रहने वाला पानी, दूसरा धारा का अर्थ वर्षा का पानी। ध्यान में रखने की बात है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। वर्षा के बूंदे धरती पर रहने वाले सागर, नदियों के पानी पर पड़ता है या झरती है। वर्षा के बूंदे झरते हैं, नदियों पर झरते हैं, सागर में झरते हैं, तालाब में झरते हैं। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। आपके पुस्तक में भर कहकर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप थर कहकर लिख लीजिए, थर थर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रज, रज का अर्थ है हिंदी में धूल। रज को धूल कहते हैं, धूल, धूल। और कण कण, देखिए, रज के कण कण में माने रज, धूल, धूल माने मिट्टी, मिट्टी को ही धूल कहते हैं हम, मिट्टी की धूल, मिट्टी की धूल। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। मिट्टी के कण कण में, देखिए, मिट्टी के कण कण में माने धूल में, मिट्टी के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। तृण तृण, तृण का अर्थ है तिनका, तृण का अर्थ है तिनका। तिनका माने घास, जो उगता है ना, उगने वाले घास को हम
तिनका कहते हैं, तिनका कहते हैं या तृण कहते हैं, माने अंकुर फूटता है भी कह, मिट्टी के कण कण में अंकुर, यहाँ पर रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटता है कहकर लिख सकते हैं हम। या आप देखिए मिट्टी के, रज का अर्थ धूल है, धूल या मिट्टी, मिट्टी से ही धूल आती है ना, इसलिए उसे धूल भी कहते हैं मिट्टी के, लेकिन हमको अर्थ धूल कहकर लिखना है, धूल कहकर लिखना है। मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटता है या मिट्टी के कण कण में घास उगता है कहकर भी हम लिख सकते, क्योंकि मनुष्य को जब खुशी होती है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है, इस तरह कहता है, इस तरह कहकर मुस्कुराहट रखता है। उसी तरह धरती खुश हुई का, देखिए खुश होने का मतलब यह है कि घास उगता है तो देखिए धरती खुश हो रही है, धरती खुश। कवि कहते हैं मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटता है, धरती भी पुलकित हो जाती है, पुलकावली थर, मिट्टी भी घास उगकर पुलकित हो जाती है वर्षा से, वर्षा से। फिर एक बार कविता दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए पद्य। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम कहकर वर्षा के बूंदे हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, देखिए वर्षा के बूंदे अपने शरीर पर रोम सिहर उठ जाता है या शरीर पुलकित हो जाता है और मन भी प्रसन्न हो जाता है या खुश हो जाता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर, पहला धारा का अर्थ है धरती पर रहने वाला पानी, सागर सा नदी या तालाब, सब कोई भी पानी, धरती पर रहने वाले पानी पर वर्षा के बूंदे गिरते हैं, धरती पर रहने वाले तालाब सागर नदियों में वर्षा के बूंदे गिरते हैं, बारिश होती है ना, बारिश होती है ना, वो बूंदे उस पर गिरते हैं, यही कवि कहते हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, पुलकावली, पुलक प्लस आवली, माने देखिए मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटते हैं। तृण का अर्थ है तिनका, रज का अर्थ है धूल, इसे मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो हमें धूल ही लिखना है। मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटता है। पकड़वारे के धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जान, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं कि देखिए माँ, पकड़वारे के धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जान। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, देखिए
पकड़वाने के धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि वारी, वारी का अर्थ क्या है? पानी, पानी। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। वर्षा के पानी के धारों को देखिए, जब आसमान में वर्षा होती है, मेघों से पानी बरसता है, इन मेघों से पानी बरसता है, मेघों से पानी बरसता है। इन पानी के धार को पकड़कर, पकड़वारे के धार झूलता है मेरा मन। कवि कहता है कि कहते हैं कि मेरा मन इस वर्षा के बूंदों के पानी के धार को पकड़कर मेरा मन झूलना चाहते। कवि झूलना नहीं चाहते, कवि का मन झूलना चाहता है, कवि का हृदय झूलना चाहता है, कवि का दिल झूलना चाहता है। वर्षा के धार, पानी के धारों को पकड़कर उनका मन झूलना चाहता है। कवि झूलना नहीं चाहते, कवि का दिल झूलना चाहता है, दिल, हृदय या मन। देखिए, पकड़वारी के धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि वर्षा के बूंदों के धार को पकड़कर उनका मन झूलना चाहता है, उनका मन झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे, आओ रे सब मुझे घेर कर, सब लोग मुझे घेर कर, सब लोग मुझे घेर कर गाओ सावन। जिस तरह देखिए, वर्षा के बारे में कई गाने हैं, तेलुगु भाषा में है और हिंदी भाषा में भी कई गाने हैं वर्षा के बारे में। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, और कई प्रकार के गाने रहते हैं वर्षा के बारे में। और देखिए, उसी प्रकार आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर सावन के बारे में गाना गाओ, गाओ सावन। सावन का अर्थ पहले ही मैंने आपको बताया था, सावन माने श्रावण, ये तत्सम है और ये तद्भव है। श्रावण या वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में, श्रावण के बारे में या सावन के बारे में गाना गाओ। सब मुझे घेर कर, सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, सब इंद्रधनुष को झूला बनाकर, इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष, इंद्र का धनुष, समास विग्रह लिख सकते हैं और तत्पुरुष समास भी हम लिख सकते हैं। देखिए, इंद्र का धनुष, देखिए इंद्र के झूले, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। यहाँ पर देखिए, झूले 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 झूले, देखिए इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जब, धाराओं पर धार, पहला धारा धरती पर रहने वाला पानी, दूसरा धारा वर्षा का पानी। यहाँ भी झूले झूले, पहले झूले का अर्थ है झूलने वाला झूला, पहला झूले का अर्थ झूलने वाला, झूलने वाला झूला, संज्ञा शब्द, झूलने वाला झूला। पहला झूले का अर्थ है, पहला झूले का अर्थ है, पहला झूले का अर्थ है झूलने वाला झूला, झूलने वाला झूला संज्ञा शब्द। और दूसरे झूले का अर्थ है दूसरा झूले का अर्थ है झूलना, झूलना क्रिया शब्द, झूलना क्रिया शब्द, झूलना क्रिया शब्द। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, सब जन, सभी जन। देखिए, इंद्रधनुष को झूला बनाकर, इंद्रधनुष को
झूला बनाकर झूलना चाहिए। कवि कहते हैं कि पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। मेरा मन वर्षा के पानी के बूंदों के धार को देखिए पकड़कर मेरा मन झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर श्रावण मास के बारे में गाना गाओ कहकर कवि कहते हैं। और कहते हैं इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, सभी जन इंद्रधनुष को झूला बनाकर झूलना चाहिए। सभी जन इंद्रधनुष को देखिए, इंद्रधनुष को बारिश होने पर इंद्रधनुष आसमान में रचाता है, आसमान रचाता है। देखिए उसी इंद्रधनुष को झूला बनाकर सब झूलना चाहिए। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर का अर्थ है बार बार। देखिए फिर बार देखिए फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन का अर्थ क्या है? श्रावण या वर्षा ऋतु। श्रावण ऐसा देखिए ऐसा श्रावण मास, कैसा श्रावण मास? मन भावन। मन भावन माने मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, भाने वाला, मन को हृदय को भाने वाला, आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला, मन को भाने वाला। प्रभास सबको लड़कियों के मन को भाता है। मन भावन है माने सबके मन को भाता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। मन को भाने वाला, मन भावन। मन भावन का अर्थ है देखिए अनेक शब्द, एक शब्द संक्षिप्त में लिखिए। देखिए मन भावन अनेक शब्दों में लिखिए, यह है एक शब्द। मन भावन अनेक शब्दों में लिखिए, मन को भाने वाला। ऐसा श्रावण मास फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ऐसा श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए, हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। कभी एक बार फिर कविता ध्यान से दोहराता हूँ, सुनिए। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि वर्षा के बूंदों के पानी के धार को पकड़कर मेरा मन झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर सावन का गाना गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष को झूला बनाकर सब जन झूलना चाहिए, मिलकर झूलना चाहिए। फिर आए, फिर माने बार बार। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ऐसा श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। कैसा श्रावण मास? मन भावन, मन को सबके मन को भाने वाला श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। देखिए बहुत आसान, प्रकृति का सुंदर वर्ण इस कविता में कवि ने किया है। देखिए सबसे पहले बादलों का वर्णन किया, पशु पक्षियों का वर्णन किया और प्रकृति के बारे में वर्णन किया। फिर देखिए इसके प्रकृति की सुंदरता के बारे में कवि का मन क्या कहता है इसके बारे में। माने प्रकृति को सुंदरता कैसी होती है बारिश के समय, बहुत सुंदर रूप से सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्णन किया है इस कविता में। कविता के नीचे दो प्रश्न दिया गया है, पाठ के अंतर्गत प्रश्न। पाठ के अंतर्गत प्रश्न, मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? देखिए पाठ के अंतर्गत प्रश्न कविता के नीचे एक बक्स में दिया है दो प्रश्न। पहला प्रश्न, मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहां कैसे किया गया है? यहां
देखिए पहला प्रश्न दिया है, मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया है। मेघ का वर्णन कैसे किया और बिजली का वर्णन कैसे किया और बूंदों का वर्णन। पहले पद्य में देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, श्रावण मास में मेघ झम झम बरसते हैं। हमें यहाँ पर लिखना चाहिए उसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, मेघ झमझम बरसते हैं। मेघ झमझम, श्रावण मास में मेघ झमझम बरसते हैं, इसका उत्तर म। और बिजली, बिजली देखिए, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मेघन में, उर्मेघन के, मेघ के हृदय में, मेघ के हृदय में बिजली चमचम चमकती है। नेक्स्ट, बूंदों का वर्णन कैसे किया, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। जब बारिश होती है, वर्षा के बूंदे पेड़ों पर पड़ते हैं और पेड़ों से छम छम कहकर छन के गिरते हैं। देखिए यही हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उत्तर। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, प्रकृति की कौन कौन चीज़ें मन को छू लेती है। प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें हमको छू लेती है। देखिए इसका उत्तर हम इसी तरह लिख सकते हैं। कैसे, देखिए प्रकृति सभी प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। दादुर टर करते हैं, झिल्ली झनझन बजती है, मोर म्याऊ म्याऊ कहकर पुकारता है, मोर म्याऊ म्याऊ कहकर पुकारता है, चातक पक्षी का समूह पीव पीव कहकर देखिए आवाज़ करते हैं, जल पक्षी आसमान में उड़कर क्रंदन करते हैं या रोते हैं, घुमड़ घुमड़ कहकर मेघ गर्जन भरते। ये सभी चीज़ें मेरे मन को छू लेती है कहकर आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बहुत आसान से लिख सकते हैं। अब देखिए अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न दिया गया है, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। घने घने बादल, देखिए आसमान में छाए हुए काले बादलों का वर्णन, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या कर सकते हैं, कविता में है, देखिए आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगते हैं, बारिश होने लगते हैं। बारिश होने पर पशु पक्षी खुशी से झूम उठते हैं, यहाँ तक मनुष्य भी झूम उठता है, किसान खुश होते हैं। और देखिए मनुष्य पशु पक्षी, यहाँ तक धरती भी खुशी से झूम उठती है। मोर अपने पंख पसार कर नाचने लगते हैं, चातक पक्षी का गण प्यू प्यू कहकर पुकारते हैं। बहुत देखिए ये सब खुश हो जाते हैं, ये सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाक्य उचित क्रम में लिखिए। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में दूसरा आ, ध्यान से देखिए अम्मा, दूसरा आ, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में दूसरा आ देखिए अम्मा, वाक्यों को सही, वाक्य उचित क्रम में लिखिए। वाक्य उचित क्रम में लिखिए। वाक्य उचित क्रम में लिखिए। उचित क्रम में लिखना, उचित क्रम में लिखना माने देखिए यहाँ पर गलत दिया होता है और उसे सही सही हमें लिखना है, उचित क्रम में लिखना है, क्रम में लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया है झमझम बरसते झमझम मेघ के सावन। यहाँ देखिए वाक्य उचित क्रम में लिखिए। है झमझम बरसते झमझम मेघ के सावन गलत है, क्योंकि हम कविता पढ़े हैं, कविता झमझम झमझम मेघ बरसते है सावन के, ये सही है। यहाँ पर हमें इसे सही उत्तर लिख देना चाहिए। यहाँ पर हम देखिए झमझम झम 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 झम
झम झम झम झम मेघ बरसते है सावन के। ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है। सही क्रम में लिखना है, यहाँ तो गलत है, इसे हम सही क्रम में लिखना चाहिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन, ये उचित क्रम तभी हम लिख सकते हैं यदि गद्य भाग हो। पाठ पठन हमें पढ़ते ही रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक को देखिए पढ़ते ही रहने पर ही उसे कर सकते हैं। और पद्य भाग को कविता हमें सीखना पड़ता है, सीखने पर भी इसे लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए, गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ गिर भरते मेघ, प्रश्न दिया है अर्थग्राहता प्रतिक्रिया में दूसरा में पहला और दूसरा देखिए क्या दिया है, गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ गिर भरते मेघ। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, जो मैं कहता हूँ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और देखिए, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। देखिए कविता सीखने पर ही हम आसान से लिख सकते हैं। देखिए ये दूसरा देखिए, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और तीसरा, धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं। सही क्रम क्या है, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। लिख लीजिए अम्मा, अर्धग्राहता प्रतिक्रिया दूसरा। अब देखिए फर्स्ट ई देखिए ई पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए भाव की पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर भाव की पंक्तियाँ, कविता में जो भाव की पंक्तियाँ यहाँ पर लिखे हैं और किसकी पंक्ति यहाँ पर है हमें पहचानना है, बहुत आसान से पहचान सकते हैं। और देखिए यहाँ पर है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। श्रावण मास में मेघ झमझम बरसते हैं, ये भाव है। इसी भाव की पंक्ति क्या है, यही है, झम 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 मेघ बरसते। यहाँ पर देखिए, बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है। बादलों के देखिए, बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन में ही मन दिन में ही सपने देखने लगता है। इसका भाव क्या है, ये भाव है। इस भाव की पंक्ति क्या है कविता में, देखिए, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ये दो पंक्तियां इसे लिख देना चाहिए। वो दो पंक्तियों का भावी यहाँ पर दिया, भावी यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा देखिए, कवि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले। कवि कहते हैं कि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले। इसका भाव देखिए, इस भाव के पंक्तियां है, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, सावन मन भावन। नेक्स्ट सेकेंड ई, अर्धग्राहता प्रतिक्रिया में दूसरा ई देखिए अम्मा, यहाँ पर पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान है। और यहाँ पर एक कविता दी है, छोटी सी कविता, देखिए ध्यान से देखिए आप। बंद किए हैं बादल ने अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नजर आता है सूरज ना कहीं चांद सितारे, ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। देखिए इस कविता दिया गया है और प्रश्नों को लिखने के लिए कहा गया है। किसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं? अंबर के दरवाजे, अंबर आसमान, गगन, आकाश, बंद किए हैं बादल ने अंबर के सारे, माने बादल ने अंबर के दरवाजे सारे। पहला प्रश्न का उत्तर क्या है माँ? किसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं? बादल ने, लिख दीजिए, लिखना चाहिए आपको, बादल ने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दूसरा प्रश्न, इस कविता का विषय क्या है? इस कविता का विषय क्या है? इस कविता का विषय क्या है? बादल के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन
किया है। बारिश होने पर कैसा नज़र आता है। देखिए, बंद किए हैं बादल ने अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नज़र आता सूरज ना कहीं चांद सितारे। ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने, माने वर्षा का मौसम को देखकर चिड़ियों ने भी अपना पंख पसारे। अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। कैसे? देखिए, वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन आधार है। किसान के लिए हो, पशु पक्षियों के लिए हो, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी नदियों के पानी से ही अपना प्यास बुझाते हैं, प्यास बुझाते हैं। वर्षा के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जल चक्र भी हो, सूरज के भाप से सागर का पानी भाप के रूप में बदल जाता है और भाप हल्का होने के कारण आसमान में जाता है और आसमान में भाप बादल बनकर बारिश होती है। ये देखिए चलता ही रहता है, देखिए चलता ही रहता है, जल चक्र व्यूह चलता ही रहता है। वर्षा के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते, पशु पक्षी, इसलिए वर्षा हमारे जीवन का आधार है। सभी प्राणियों का, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, सभी प्राणियों का जीवन आधार वर्षा है। बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए, उसे अपने शब्दों। बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए, उसे अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। माने यहाँ पर देखिए पूरा सारांश हमें लिखना चाहिए पहले से। उदाहरण के लिए देखिए, झम 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 मेघ बरसता, मेघ बरसते है सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। श्रावण मास में, उत्तर मास, सारांश उस प्रश्न का उत्तर, श्रावण मास में मेघ झमझम बरसते हैं, वर्षा के बूंदे तरुओं से छम छम कहकर छनके गिरते हैं, मेघ के हृदय में बिजली चमचम चमकती है, आसमान में काले बादल छा जाने से दिन में ही अंधकार छा जाता है और सबके मन में सपने जगते हैं, मेंढक टर्राते हैं, झिल्ली झनझन बजती है, मोर म्याऊं म्याऊं कहकर पुकारती है, चातक पक्षी का समूह प्यू प्यू कहकर पुकारता है, जल पक्षी आसमान में उड़कर खुशी से क्रंदन करते हैं या रोते हैं। मेघ में देखिए, मेघ आसमान में मेघ घुमड़ घुमड़ कहकर गर्जन भरते हैं, बूंदों के स्वर रिमझिम रिमझिम कहकर हमसे क्या कहना चाहते हैं। रोम सिहर, देखिए रोम सिहर उठता है, रोम सिहर उठता है। वर्ष, देखिए धरती पर रहने वाले पानी पर वर्षा का पानी धरती पर गिरता है, मिट्टी के कण कण में अंकुर फूटता है। कवि का मन कहता है कि वर्षा के पानी के धार को पकड़कर उनका मन झूलना चाहता है, उनका मन झूलना चाहता। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ, कवि कहते हैं कि सब मुझे घेर कर सावन का गाना गाओ, इंद्रधनुष को झूला बनाकर सब जन उसमें झूलना चाहिए। ऐसा श्रावण मास सबके मन को भाने वाला, ऐसा श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए कहकर कवि कहते। इस प्रकार हम सारांश लिख सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखिए। प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य के प्रति एक छोटी सी कोई भी कविता। अब मैंने आपसे कहा कोई गाना, सिनेमा का गाना हो या कविता हो, कोई भी जो आपको पसंद है, ये कविता आपको लिखना चाहिए। फिर आए जीवन में सावन मन भावन क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो चौथा प्रश्न देखिए, फिर आए जीवन में, ऐसा श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। कभी क्यों कहा? क्योंकि सबके मन को भाता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पशु पक्षी सबके मन को भाता है, इसलिए ऐसा श्रावण मास, ऐसा वर्षा ऋतु हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए, इसलिए कभी कहा होगा। यहां पर देखिए पर्याय शब्द, पहला पर्याय शब्द, पर्याय शब्द मैंने पाठ बताते हुए भी आपको पर्याय शब्द बताया। फिर एक बार यहां पर देखिए, तरु, तरु का पर्याय शब्द है पेड़, वृक्ष, पादप। दूसरा गगन, गगन, आकाश,
अंबर, गगन और आसमान भी लिख सकते हैं। तीसरा घन, घन का भी मैंने लिखा है बादल, मेघ, जलद, वारिद, वारिद। और दूसरा भाषा की बात में दूसरा वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। देखिए यहाँ पर दो शब्द देकर वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा है, एक मेघ और दूसरा तरु। यहाँ पर देखिए मेघ माने बादल, तरु माने पेड़। यहाँ पर बहुत आसान से हम लिख सकते हैं मेघ। देखिए श्रावण मास में मेघ बरसते हैं लिख सकते हैं हम। मुझे काले बादल बहुत पसंद है या काले मेघ मुझे पसंद है भी लिख सकते हैं। रवि बादलों को देखकर खुश हो जाता है लिख सकते हैं। मोर बादलों को देखकर नाचने लगता है, यह भी लिख सकते हैं। बहुत कोई भी आप लिख सकते हैं। आपका नाम रवि है, रवि मेघों को देखकर खुश हो जाता है भी लिख सकते हैं हम। याद रखिए माँ, मेघ का पर्याय वाक्य प्रयोग यहाँ पर देखिए, श्रावण मास में मोर मेघों को देखकर नाचती है या नाचते हैं भी लिख सकते हैं। तरु, तरु माने पेड़। मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है, मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है, मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए पहला ई, यहाँ पर देखिए, तो इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए। इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए। बादल पद परिचय कीजिए। मैंने पहले ही पाठ शुरू करने से पहले ही आपको बादल पद परिचय किया है। बादल संज्ञा शब्द है, बादल पुंलिंग शब्द है और बादल बहुवचन शब्द है और बादल का पर्याय शब्द मेघ, घन, जलद और वारिद है। जलद और बादल संज्ञा शब्द, पद परिचय कीजिए। पद परिचय, बादल संज्ञा शब्द है, बादल पुंलिंग शब्द है, बादल बहुवचन शब्द है, मेघ, घन, जलद देखिए पर्याय शब्द है, लिख सकते हैं आप। और दूसरा देखिए समास पहचानी है, ये भी मैंने पाठ के पहले ही आपको बताया था। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे द्वंद्व समास। पशु पक्षी समास विग्रह, पशु और पक्षी द्वंद्व समास पहले ही मैंने लिख दिया था। और शब्द संक्षेप में लिखिए। मैंने शब्द संक्षेप, मन को भाने वाला, मन को मोहने वाला। देखिए मन को भाने वाला माने आकर्षित करने वाला, और मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला भी देखिए आकर्षित करने, दोनों का अर्थ एक है लेकिन अलग अलग दिया है। यहाँ पर देखिए एक शब्द में हमें लिखना है, यहाँ पर शब्द संक्षेप लिखिए, एक शब्द में हमें उसे लिखना चाहिए। देखिए दूसरा ई में देखिए पहला मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, देखिए इसे हम मन भावन, मन भावन। और दूसरा
मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला, मनमोहन, मनमोहन, मनमोहन। यही है माँ बरसते बादल पूरे पाठ के बारे में और अर्धग्राहता प्रतिक्रिया के बारे में, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के बारे में और भाषा की बातें में बताया हूँ। जय हिंद।